नमस्कार और स्वागत है आपका टीसीएच पर मेरे शो में। भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो जब मुंह खोलते हैं मीम मटीरियल उपलब्ध करा देते हैं। आज़ादी 2014 के बाद मिली, 14 में से 20 नाले बंद करा दिए, 4 बचे हैं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, और कोई कहता है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। 2014 में मिली है। दिस इज बियॉन्ड माई हैंड, बट हम लोग फिर भी कर रहे हैं। इसमें कुछ 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। आखिरी वाला तो मेरे दिल पर सीधा लगा था, क्योंकि मैं तो बिना प्याज लहसुन के खा ही नहीं सकती। और बहुत सारे लोग इस देश में जिनके लिए प्याज की कीमत बढ़ना, लहसुन की कीमत बढ़ना एक बड़ी बात है। एक लोकतांत्रिक देश में एक फाइनेंस मिनिस्टर महंगाई के सवाल पर आपको ऐसा जवाब देगी कि मैं तो ये चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करती, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने कभी कल्पना की थी ऐसा एरोगेंस चाल में, हाव भाव में? जब चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही थी तो किसी ने निर्मला जी से पूछा होगा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। असल में निर्मला जी के पास चुनाव लड़ने का पेशेंस नहीं है, वो लोगों से बात करने में सहज नहीं है। 2 साल के लिए डिफेंस मिनिस्टर क्या रही, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहने लगी। उनको पब्लिक से इंटरैक्ट करते हुए, मंच से भाषण देते हुए, लोगों से कनेक्ट करते हुए आपने देखा ही नहीं होगा, कर ही नहीं सकती। इसलिए निर्मला सीतारमण न चुनाव लड़ती हैं, न प्रचार करती हैं, वो बस फिनेंस मिनिस्टर बनकर देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करती हैं। जहाँ जहाँ हाथ रख दें वहीं महंगाई बढ़ जाती है, जिस तरफ मुड़ के देख लें वहीं महंगाई का कहर बरपा हो जाता है। कल उनका दिल्ली मेट्रो में सवारी करते हुए एक वीडियो आया, उनके ही एक्स हैंडल पर शेयर किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ट्रैवल्स इन दिल्ली मेट्रो टू लक्ष्मी नगर एंड इंटरैक्ट्स विद फेलो कम्यूटर्स। वो खुद इसे पढ़कर हंस रही होंगी कि मैंने कब किया इंटरैक्शन, मुझे तो कोई इंटरैक्शन नहीं दिखता। आप भी देख लीजिए, शायद आपको दिख जाए। 2 फोटो हैं, 2 छोटे छोटे वीडियो हैं। पहले में एक महिला तस्वीर खिंचवाने के लिए आगे आई और उससे एक वाक्य बोला निर्मला जी ने, फिर वही एरोगेंस छिपाने वाली मुस्कान की भाई फोटो खिंचाओ, जल्दी चले जाओ। दूसरे में एक महिला हल्के से उनके कंधे को छूकर कहती है आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। बदले में निर्मला जी की वही मुस्कान उभरी, सूखी, शुष्क और नकली। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं और पब्लिक के बीच में भी होते हैं तो आपके सारे हाव भाव, तौर तरीके सब रिकॉर्ड होते हैं और वो आपके व्यक्तित्व को उजागर कर देते हैं। मुझे उनकी मेट्रो में जाने की एक वजह नहीं समझ में आई। चुनाव वो लड़ नहीं रही, इंटरैक्ट वो कर नहीं रही, फिर पब्लिक के बीच सिक्योरिटी लेकर वो करने क्या गई थी? कितना भी कोशिश कर ले वो खुद को पब्लिक पर्सन साबित नहीं कर पाएंगी। शी इज़ अ प्राइवेट पर्सन। जेएनयू से पढ़ी हैं, इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एमफिल भी किया है। रिसर्च करें, किताबें लिखें, देखने से भी वो प्रोफेसर लगती हैं। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेती तो शायद बेहतर फैसला होता। थोड़ा एरोगेंट प्रोफेसर चल जाते हैं, नेता एरोगेंट नहीं चलते। लेक्चर देकर क्लास से चले गए चलता है, लेकिन बजट बनाकर हाथ झाड़ लो ये नहीं चलता। किसे कहते हैं इंटरैक्ट करना? 2 लोगों की बातचीत, एक कहता है, एक सुनता है, फिर दूसरा कहता है, फिर दूसरा सुनता है। एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने बस में सवार आम लोगों से पूछा कि सरकार की नीतियां कैसी लगती हैं, घर ठीक ठाक चल जाता है इस तनख्वाह में? किसी महिला से उन्होंने पूछा कि महंगाई से परेशानी तो नहीं है? 2-4 फोटो जरूर खिंचवाए उनके साथ महिलाओं ने, लेकिन किसी महिला ने भी पलटकर कोई सवाल पूछा क्या? इसी मेट्रो में राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की कल्पना कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि इंटरैक्शन कैसे होता है। पूरे वीडियो में आप उन्हें नाक की सीध में देखते हुए खड़े पाएंगे। खड़े होने से याद आया कि उन्हें क्या किसी ने सीट ऑफर नहीं की? आपको लगता है कि पूरे डब्बे में कोई निर्मला सीतारमण जी को सीट नहीं देना चाहता होगा? क्या सामने बैठे लड़के इतने नालायक हो गए हैं कि एक 64 वर्ष की महिला को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है इस देश की, उसे सीट नहीं देना चाहते थे? जो जेबें खाली करा ले जनता की, वो अपने लिए सीट खाली नहीं करा पाई होगी। उनके साथ खड़े बॉडीगार्ड भी एक सीट का जुगाड़ नहीं करवा पाए उनके लिए। वो कहते तो क्या कोई सीट देने से मना कर देता, बल्कि खुद से लोगों ने बढ़कर ऑफर किया होगा। फिर भी वो खड़ी क्यों रही, मैं सोचती हूँ।
एक वजह हो सकती है कि 64 वर्षीय महिला जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसके खड़े रहने से उसके अति विनम्र और साधारण होने की इमेज बनती है। दूसरा कारण सोचते हुए मुझे नीता अंबानी का एक वीडियो याद आ गया। वो आम महिलाओं से हंस हंस कर बात कर रही थी उस वीडियो में, लेकिन जब महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया तो नीता अंबानी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। निर्मला जी भी हैं तो तमिल ब्राह्मण, लहसुन नहीं खाती, साधारण नहीं है हमारी आपकी तरह। कोई भी ढंग का सवाल कोई पत्रकार पूछ ले, अगर पूछ पाए उनसे तो थैंक यू बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए आपने उन्हें देखा होगा। लेकिन आपको आज तक उनका एक भी ऐसा जवाब याद आता है जो त्रस्त जनता की तरफ से उनसे पूछने की हिम्मत की गई हो और उन्होंने संतोषजनक उत्तर दे दिया हो? मैंने देखा है किसी भी सभा में वो डांट देती हैं, किसी की मोबाइल की रोशनी यहाँ नहीं दिख रही है, आप लोग मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि क्या मैं इतना कम महत्वपूर्ण हूँ, या वो कभी कभी सीधा ही कह देती हैं आई हैव नो आंसर। वो इंटरैक्ट नहीं कर सकती। इंटरैक्शन का मतलब होता है 2 वे प्रोसेस, सुनना और बोलना और फिर सुनना। यहाँ सिर्फ 1 वे है। क्या ये मोदी जी के नेतृत्व वाली नई भाजपा की ही ट्रेनिंग है? अभी हाल ही में एक सभा में एक ब्रोकर ने उनसे बड़े वाजिब सवाल पूछ लिए और साफ साफ कहा कि आम आदमी की कमाई पर सरकार फल फूल रही है। उनका वाक्य था, इन दिनों ब्रोकर से भी ज्यादा कोई कमा रहा है तो सरकार कमा रही है। यहाँ निर्मला जी की निर्मल हंसी देख सकते हैं आप। सुन लीजिए कि इन सज्जन ने क्या क्या कहा था और क्या क्या पूछा था। ये एक आदमी की ही नहीं, भारत के हर साधारण मिडिल क्लास सिटीजन की अंतरात्मा से निकली हुई दर्द की आवाज है। Government of India is earning more than the broker. We have so government. I am investing everything. I am taking whole lot of risk, and Government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner. I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? Number 2, there is one more question for you. You have removed cash component, Mr. Lodha is also there, from buying a house. In Bombay, today if anybody wants to buy a house is a nightmare. Because I am paying tax, I have white money. Now we have to pay everything by check. Mr. Lodha will not accept cash. So, my bank balance is purely after paying all taxes to Government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I'm buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house, and how a broker can function with hordes of taxes where Government of India is my sleeping partner and I am a working partner with no income. Okay. Thank you very much. Okay, we have last You two know, questions. So Sorry, I told Shaina I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. आई हैव नो आंसर। जैसे ही मुझे लगा कि बस अब इंटरैक्शन शुरू होने जा रहा है, अब कोई जवाब आएगा, भारत के आम नागरिक के मन की आवाज़ को सुना गया है, बस वैसे ही निर्मला जी ने कह दिया आई हैव नो आंसर। ये पहली बार नहीं है। जब नविका हैरान होकर पूछ रही थी कि क्या बात है, कितने भी दागदार लोग हों, कितने भी उनके खिलाफ केसेस हों, आप किसी भी नेता को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तो भी मुझे लगा था कि बस आज तो इंटरेक्शन होके रहेगा, आज कोई जवाब आएगा। तो निर्मला जी ने अचानक कह दिया पार्टी इज वेलकमिंग एवरीबॉडी। नविका ने फिर हैरानी से कहा कि जिस पर 9 सीबीआई केसेस हैं उसे भी वेलकम करेंगे। इस बार भी पार्टी इज वेलकमिंग एवरीबॉडी पर सब सिमट गया, इंटरैक्शन खत्म हो गया। कौन सी पार्टी चल रही है जहां सारे वेलकम हैं? क्या बट रहा है उस पार्टी में? हमें भी तो दिखाओ। हमें समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष को सच पता है, सत्ता को सच पता है, जनता का ट्रायल हो रहा है। 10 साल से उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या नीतियां और क्यों बन रही हैं। चलिए, देश की जनता से कोई इंटरैक्शन नहीं है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में निर्मला जी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये इंटरैक्शन क्या घर में भी नहीं हो रहा? निर्मला जी के हिसाब से अर्थव्यवस्था टॉप पर है,
3 नहीं 5 नहीं पता नहीं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है देश या बनने जा रहा है। और उधर उनके पति श्री परकला प्रभाकर कहते हैं कि इस सरकार के पास ना कोई आर्थिक विजन है, न ही कोई आर्थिक फिलॉसफी है। मैंने जब परकला प्रभाकर जी की किताब पढ़ी जो अभी हाल ही में आई है तो पाया कि पति पत्नी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, उनकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। घर में अक्सर कलेश नहीं होता होगा। दोनों जेएनयू के पास आउट हैं, दोनों अर्थशास्त्र में पढ़े हैं। परकला जी तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट हैं, लेकिन परकला जी खानदानी कांग्रेसी हैं और निर्मला जी का शुरू से ही रुझान भाजपा की तरफ रहा। फेमिनिज्म के पॉपुलर वर्जन के हिसाब से तो कह सकते हैं कि ये मिसाल है कि पति को पत्नी के नाम से पहचाना जाता है। कौन परकला प्रभाकर? अरे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के पति, देश की दूसरी महिला डिफेंस मिनिस्टर, देश की दूसरी महिला फाइनेंस मिनिस्टर। इतना ही नहीं, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल विमेन की सूची में 32वें नंबर पर थी निर्मला सीतारमण। और क्या चाहिए फेमिनिज्म को? ऐसी एक आइकन, गर्व की बात है ये। लेकिन आप, मैं और इस देश की बेहद आम महिलाएं और पुरुष जब अपना पर्स टटोलते हैं तो ये आइकॉनिक छवि भी सामने आनी चाहिए और गर्व होना चाहिए। नहीं होता। फिर से सुनिए उन सज्जन की शिकायत। Government of India is earning more than the broker. I am investing everything. I am taking whole lot of risk, and Government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner. I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? ये साफ कहना चाह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में जो पैसा है सब सरकार ने टैक्स काट कर रहने दिया है। उसके बाद भी तरह तरह के टैक्स देने पड़ते हैं जब घर खरीदने जाओ। ये एक दुस्वप्न बन गया है, एक नाइटमेयर हो गया है। आप सुबह से शाम कितनी तरह के टैक्स देते हैं, बस आराम से बैठकर सोचते जाइए। और फिर उन पैसों से आपको या बाकी देश को क्या मिलता है ये भी सोचिए। स्कूल के पढ़ने लिखने के सामान तक पर 5 से 18% टैक्स है। 2020 में नया टैक्स रिजीम ले आए, लेकिन अभी भी 80% लोग पुराने टैक्स रिजीम को ही चुन रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी है, 31% इनकम टैक्स आप देते हैं, रजिस्ट्री पर टैक्स है, रोड टैक्स है, 28% जीएसटी स्कूटर्स पर है, यहाँ तक कि शार्पनर जैसी चीज़ पर भी 18% टैक्स है। आप अपनी ज़रा सी कमाई में से ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और जैसे तैसे कर चुकाते हैं। फिर छूट किसे मिलती है टैक्स में? अंबानी अदानी को। जनता से इतने सारे टैक्स वसूलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भारत का कुछ भला हो रहा है। 2014 में भारत 58.6 लाख करोड़ का कर्जदार था। 2023 में ये कर्ज बढ़कर 155.77 लाख करोड़ हो गया। और इसके बाद भी इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की इनकी पूरी कोशिश थी। बहुत अच्छा हुआ कि सैम पित्रोदा से एएनआई एवं ही कुछ नया छेड़ने के लिए सवाल करने पहुंच गया और पूरी बहस भाजपा पर ही पलट कर आ गई। बूमरैंग कर गया ये बार। इन्हीं के एक नेता जयंत सिन्हा के पुराने वीडियो सामने आ गए, जिन्होंने 15 मिनट तक ये समझाने की कोशिश की थी कि इनहेरिटेंस टैक्स कैसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। मतलब भाजपा सोच रही थी कि इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है, भले ही अर्थव्यवस्था को बर्बाद हम करते रहें। खड़गे जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि भाजपा अपना किया धरा हमारे सर थोपना चाहती है। और अगर ये मान ही लिया जाए कि निर्मला सीतारमण एक फेमिनिस्ट आइकन हैं, तो फिर इस बात का क्या करेंगे कि वो स्वाति मालीवाल पर तो बयान देती हैं, जो अभी घटनाक्रम चल रहा है पूरा का पूरा, उस पर तो उनका बयान आ जाता है और वो केजरीवाल को चुप्पी साधने के लिए टारगेट करती हैं। लेकिन खुद निर्मला जी ने जो इतने सालों से चुप्पी साध रखी है, उन तमाम घटनाओं पे जो बीजेपी नेताओं के साथ जोड़ी जाती हैं और वो सामने आते हैं उनके नाम, बलात्कार में तमाम तरह के केसेस पर, उनका हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे प्रज्वल रेवन्ना के सारे तमाम सेक्स सीडीज जो सामने आए हैं, उन पर निर्मला जी का कोई बयान नहीं आता। तो इस बारे में हम क्या करेंगे? हम कैसे कहेंगे कि वो एक फेमिनिस्ट आइकन है, जबकि वो महिलाओं पर बात करते हुए, महिलाओं के बारे में सोचते हुए इतनी सेलेक्टिव होती हैं कि अपनी पार्टी के लोग जो इन्वॉल्व हैं ऐसी चीज़ों में उनका नाम ही नहीं लेती। इसलिए तमाम फेमिनिज्म को एक तरफ रख के इस सवाल को खारिज नहीं करेगा इतिहास कि आपने अपनी पोजीशन का क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, आपके प्रिविलेज ने उनके लिए क्या राहें आसान की, क्या आपने समाज को कोई भविष्य का विजन दिया।
पिछले साल दिसंबर में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से पूछा गया कि अब तक आपको कौन बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया और 2 नाम लिए, मनमोहन सिंह और यशवंत सिन्हा। जनता टैक्स दे देकर सरकार के खजाने को भरती जा रही है, लेकिन इस खजाने की पेंदी में ही छेद है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सत्तारूढ़ पार्टी को सफाई देनी चाहिए थी, जिसकी जांच होनी चाहिए थी, जो सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है पिछले सालों में, उसके लिए निर्मला जी कहती हैं कि अगर हम जीत गए तो इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस ले आएंगे। लुक एट हर ऑडेसिटी। ये धमकी है क्या जनता के लिए? आपको क्या लगता है कभी पीएम केयर फंड्स पर फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे पाएंगी? चलिए, मत मानिए आप निर्मला जी के विजनलेस टेन्योर के बारे में, कोई भी बात मत कीजिए। उनके पति परकला प्रभाकर की बात तो सुनेंगे? शायद नहीं सुनेंगे। उन्होंने लिखा था डिक्टेटर्स एंड अप इन हैंडकफ्स एंड कॉफिन्स, लेकिन मिंट ने कुछ ही घंटों बाद इस विचार को डिलीट कर दिया। पिछले साल ही परकला जी की किताब आई द क्रुकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया। वो उसमें लिखते हैं न तो इस सरकार के पास कोई आर्थिक विजन है और न फिलॉसफी है, न ही कोई योग्य आर्थिक सलाहकार है। न्यू इंडिया फॉल्स प्रे टू वूडू इकोनॉमिस्ट्स, पेज 22। ये वूडू इकोनॉमिस्ट क्या होता है आप समझते हैं? जादू टोने में विश्वास करने वाला। यानी ना तो कोई समझदारी है, ना कोई स्ट्रेटजी है। निर्मला सीतारमण को लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। इस सब पर से मोदी जी का पॉलिटिकल मैनिपुलेशन गजब का है। उसके बारे में भी परकला जी बार बार लिखते हैं। निर्मला जी भी अपने एक्स प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिखती हैं। इस परिवार की खास बात पता है क्या है? कि इसने मिलकर फेक न्यूज़ के जरिए अपने अनुकूल अफसरों के हाथ में अधिकार देकर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कब्जे में करके, वहां अपने लोग बैठाकर, बनी बनाई सरकारें उखाड़कर डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है और संसद को ऐसा स्टैंप बना दिया है जो सरकार की हर पसंदीदा बिल को अप्रूव करे। परकला जी साफ लिखते हैं अपनी किताब में कि मोदी हाइपरबोलिक और एबनॉर्मल हैं, हर चीज़ का इवेंटिफिकेशन कर देते हैं, पेज नंबर 100। और मोदी जी के लिए डेमोक्रेसी एक न्यूसेंस है, पेज नंबर 23। यानी डेमोक्रेसी के तौर तरीके याद दिलाने पर मोदी जी को काम करने में तकलीफ होती है। उन्हें ये अपनी राह की अड़चनें लगती हैं और ऐसे व्यक्ति से हम डेमोक्रेसी को बचाने की उम्मीदें लगाएं। शायद इसलिए ये परिवार संविधान बदलने की बात करता है ताकि इस न्यूसेंस को ख़त्म किया जा सके जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेटिक तौर तरीकों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों से इन्हें तकलीफ होती है, मुसीबत आती है इनके काम करने के तरीकों में। लोकतंत्र को सबसे पहले ख़त्म करता है भय। परकला जी लिखते हैं अपनी किताब में कि फियर इज़ हार्ड एंड विजिबल रियलिटी टुडे। इमरजेंसी से लेकर अब तक ऐसा भय कभी नहीं देखा गया था, पेज 33। इस भय का नमूना आपको रोज देखने को मिलता होगा। आम आदमी बोलने से कतरा रहा है। मोदी जी के नाम पर पत्रकार को बाइट देते हुए वाराणसी के वोटर घबरा रहे हैं। एक कॉमेडियन को बनारस से चुनाव लड़ने से रोका गया, नामांकन नहीं भरने दिया गया, तरह तरह की अड़चनें उसके रास्ते में डाली गईं और जब नामांकन किसी तरह से हो गया तो उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन जनता शायद समझ रही है कि ऐसे नहीं चलेगा। बहुत जगह अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ। 20 मई को लद्दाख में वोटिंग है और लद्दाख बुरी तरह इग्नोर किया गया है। मैं जिस इंटरैक्शन की बार बार बात कर रही हूँ कि निर्मला जी नहीं कर सकती, मुझे साफ दिखाई देता है कि असल में ये पूरा मोदी परिवार ही जनता से कोई इंटरैक्शन नहीं कर सकता। सोनम वांगचुक लगातार कोशिश करते रहे कि सरकार की तरफ से कोई हमसे बात कर ले, कोई हमारी बात सुन ले, लेकिन नीलबट्टे सन्नाटा। 21 दिन के उपवास के बाद सोनम भी जिस तरह खुलकर गृह मंत्री के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, वो बताता है कि परकला जी की ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी जो हुई है ना, उसका इल्ज़ाम हम नागरिकों को लेना होगा, क्योंकि हम ही उन लोगों को पावर देते हैं जो ऑटोक्रेटिक होकर डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेते हैं। उम्मीद है कि लद्दाख वासी इस बार अपने मुद्दों पर वोट डालेंगे। मैं परकला जी की इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि एक मेजॉरिटेरियन रिजीम सामाजिक समरसता के लिए नुकसानदायक होता है और इसलिए राष्ट्र को डिसेबल कर देता है और ऐसे डिसेबल राज्य में लोगों को आर्थिक लाभ नहीं मिल सकता, पेज 32। और हम ये देख रहे हैं।
पढ़ लीजिए ये किताब और समझिए कि कैसे पिछले 10 सालों में देश को आर्थिक रूप से खोखला किया गया है। आम नागरिकों की जेब में पैसा नहीं है और सरकार और उसके दोस्तों की अमीरी बढ़ती चली जा रही है। सेठों की सरकार देश को कभी लोकतांत्रिक नहीं बना सकती। सेठों की सरकार आम लोगों से कभी इंटरैक्शन नहीं कर सकती, न करेगी। वह सरकार चुनिए जो आपकी बात सुने, आपके मुद्दे सुने और इस भय को दूर करिए जो आम आदमी के मन में भर गया है। आम आदमी को जो उसका सम्मान वापस लौटा सके, ऐसी सरकार को चुनिए। जय हिंद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।